हम लोगों ने डिमांड क्या है ये देखा था। तो डिमांड और एलिमेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में हम सबने देखा था कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर एट ए सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्लेस एंड सर्टेन टाइम। निश्चित स्थान, समय और मूल्य पर किसी वस्तु का जो एक डिमांड, एक डिजायर है, इच्छा है, या डिफेक्टिव डिजायर है, प्रभावपूर्ण इच्छा है, उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड में हम सबने देखा था कि उसमें सबसे पहला है डिजायर फॉर ए स्पेसिफिक कमोडिटी, फिर दूसरा था कि सफिशिएंट रिसोर्सेस, तीसरा था विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस, चौथा था अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन प्राइस, पांचवा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन प्लेस, और छठा था अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन टाइम। ये 6 एलिमेंट्स जहां पे हैं वो डिमांड है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिमांड, डिजायर और वांट्स, ये 3 अलग अलग टर्मों को समझा था। उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं पहले डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड क्या है? तो डिमांड का डेफिनेशन हम सबने जाना कि डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। यहां भी लिखा है कि डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट वुड बी परचेज पर यूनिट ऑफ ए टाइम पीरियड एट ए डिफरेंट प्राइसेस इन ए गिवन मार्केट। बाजार में जो दिए गए बाजार मतलब एक सर्टेन प्लेस विशेष पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर जो किसी पार्टिकुलर गुड्स के लिए परचेज किया जाता है, पार्टिकुलर गुड्स पर परचेज होता है, वो डिमांड है। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर क्या है? तो क्वांटिटी डिमांडेड का संबंध है एक सर्टेन प्राइस पर जो परचेज होता है, और डिमांड डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर, मतलब एक ही मार्केट में अलग अलग प्राइस पर जो किसी पार्टिकुलर गुड्स का अलग अलग जो डिमांड है, हम उसको डिमांड के नाम से बुलाते हैं। तो बेसिकली 2 टर्म है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड मतलब जो वास्तव में कंज्यूमर परचेज किया वो डिमांड है। जैसे इसको हम क्वांटिटी डिमांडेड है, ये इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति या एक कंज्यूमर कोई सामान लेने के लिए मार्केट जा रहा है, तो शायद वो मार्केट के लिए डिमांड बन चुका है। डिमांड के यदि हम देख लें कि वो 6 एलिमेंट्स वहां पर अवेलेबल हैं या नहीं। मान लीजिए घर में खाना बन रहा है और नमक खत्म हो गया, अब उस समय सब्जी में डालने के लिए नमक चाहिए, तो व्यक्ति नमक लेने के लिए बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि क्या वहां 6 एलिमेंट्स फुलफिल हो रहा है या नहीं, डिमांड का जो 6 एलिमेंट्स है। तो हम देखते हैं डिजायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी है, नमक की इच्छा है, सफिशिएंट रिसोर्सेस, उस नमक को मान लीजिए हमको 1 पैकेट नमक खरीदने के लिए 20 रुपया चाहिए तो है सफिशिएंट रिसोर्सेस, विलिंगनेस टू स्पेंड देयर रिसोर्सेस, खर्च करने की इच्छा शक्ति भी है, क्योंकि हम खर्च नहीं करेंगे तो नमक नहीं होगा, नमक नहीं होगा तो सब्जी नहीं बनेगी, और सब्जी नहीं बनेगी तो खा नहीं सकते हैं। तो विलिंगनेस भी है, खर्च करने की इच्छा शक्ति भी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्लेस एंड सर्टेन टाइम, ये भी है। हम ठीक है अपने घर से बाहर निकलते हैं, नुक्कड़ पर आते हैं, वहां जो दुकान है वहां पर वो नमक भी है अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग प्राइस पर, और उसकी उपलब्धता भी है। तो ये 6 एलिमेंट्स, मान लीजिए हम घर से नमक लेने के लिए उस परिस्थिति में निकल रहे हैं कि हमको लेना ही है, तो डिमांड के लिए, मार्केट के लिए डिमांड फोर्स क्रिएट हो गया, उसको हम डिमांड कहेंगे, क्योंकि वहां 6 एलिमेंट फुलफिल हो जा रहा है। तो अब जब हम इसको देखते हैं कि जब हम दुकान तक पहुंचते हैं तब क्या है कि दुकान में नमक का एक ही ब्रांड नहीं होगा, बहुत सारे ब्रांड होंगे, सब अलग अलग प्राइस पर उपलब्ध होगा। तो वहां पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर हम, हमारे लिए, या हम जब कंज्यूमर के नाते वहां जा रहे हैं तो हम नमक का डिमांड कर रहे हैं, और मार्केट के लिए डिमांड क्रिएट हो गया है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? तो जब हम दुकान पे जाएंगे तो वहां पर हो सकता है कि 20 रुपए वाला पैकेट हो, 18 वाला हो, 25 वाला हो, ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स के अलग अलग प्राइस पर अलग अलग उसके क्वांटिटी अवेलेबल हो। तो हम उसमें से किसको परचेज करते हैं? तो हम जिस परचेज करेंगे, जितना प्राइस दे करके जो क्वांटिटी परचेज करते हैं, केजी, आधा केजी जो पैकेट होगा, वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा, मानी गई मात्रा। अब मान लीजिए हमने 20 रुपया दे करके 1 केजी नमक खरीदा, तब वो डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा स्लाइड, कि जब तक हम दुकान पर हैं और वो डिमांड है, मार्केट के लिए डिमांड फोर्स क्रिएट हो गया, लेकिन जैसे ही सेलर और बायर के बीच में लेन देन हो गया, बायर्स ने उसको सामान दे दिया, बायर्स ने
उसको पैसा दिया और सेलर उसको सामान दे देता है, ये लेन देन हो गया। तो एक सर्टेन प्राइस पर सर्टेन क्वांटिटी का कंज्यूमर के द्वारा डिमांड हो जाता है। जैसे हम नमक लेने गए हैं तो पता नहीं कि हम नमक का डिमांड है, लेकिन कितना होगा, आधा केजी 1 केजी, ये पता नहीं चलता। लेकिन जब मार्केट में जाकर करके काउंटर पर जाकर करके हमने मान लीजिए आधा केजी का एक पैकेट लिया तो ये हाफ केजी डिमांड हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में। आम बोलचाल की भाषा में हम क्वांटिटी डिमांडेड को ही डिमांड के रूप में यूज करते हैं। आगे डिमांड को जब हम एक्सप्लेन करने के लिए टेबल डायग्राम्स आदि का प्रयोग करेंगे तो वो वास्तव में क्वांटिटी डिमांडेड होगा, डिमांड नहीं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है टर्म्स के रूप में डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। अब है कि डिमांड के टाइप्स, यहां वो अलग एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि मार्केट के लिए डिमांड क्रिएट कौन करता है या मार्केट में होता है। तो कोई ना कोई हाउस होल्ड, इंडिविजुअल यूनिट। तो सामान्य तौर पर डिमांड को 2 भागों में हम लोग देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। तो यहाँ हमारा इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा है हमारा मार्केट डिमांड। ये 2 टर्म को भी समझना होगा, इंडिविजुअल डिमांड कौन और मार्केट डिमांड कौन। तो इंडिविजुअल डिमांड हम किसको कहेंगे? तो हम देखते हैं कि मार्केट के लिए एक इंडिविजुअल यूनिट कौन, तो मार्केट में कंजम्पशन करने वाला इंडिविजुअल यूनिट कौन? तो हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल यूनिट होगा। तो उत्तर है नहीं। कंजम्पशन के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो एक इंडिविजुअल यूनिट एक परिवार होता है, व्यक्ति नहीं। मतलब एक हाउस होल्ड एक इंडिविजुअल यूनिट होगा। हम लोग एक पर्सन को इंडिविजुअल यूनिट नहीं मानेंगे यहाँ पर कंजम्पशन के दृष्टिकोण से, भले ही कंजम्पशन कर रहा है। उसके पीछे का कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति कंजम्पशन करता है या डिमांड करता है तो वो अपने परिवार के आधार पे करता है। परिवार के आधार पर उसका कंजम्पशन होगा। एक ही परिवार में 10 लोग हैं तो 10 का कंजम्पशन लेवल अलग अलग नहीं होगा। वो क्या डिमांड करेगा, कितना क्या कंज्यूम करेगा, क्या नहीं करेगा, ये परिवार के आधार पे तय होता है, वो व्यक्ति विशेष के आधार पे तय नहीं होता। इसलिए एक परिवार में 10 लोग हैं तो 10 का कंजम्पशन लेवल जो है वो एक समान होता है। क्या डिमांड करना है, क्या नहीं करना है, वो परिवार के आधार पर तय होता है। इसलिए एक इंडिविजुअल यूनिट एक हाउस होल्ड को माना जाता है, व्यक्ति को नहीं, पर्सन को नहीं। तो हमारा जो एक इंडिविजुअल यूनिट होगा, एक परिवार होगा, एक हाउस होल्ड होगा, जो हम लोग कंजम्पशन के जहां भी पढ़ेंगे तो हाउस होल्ड ही इंडिविजुअल यूनिट होगा। दिमाग में, मन में आ सकता है कि कहीं हम देख रहे हो कि एक ही परिवार में 5 लोग हैं तो 5 का कंजम्पशन लेवल अलग अलग है। तो क्या हमको समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वो परिवार एक है? यदि कंजम्पशन लेवल अलग है तो परिवार नहीं है, और कहीं ऐसा आपको दिखता है तो कहीं वो अपवाद स्वरूप हो सकता है, लेकिन परिवार भाव अंदर में नहीं होगा, ये तय है। तो एक इंडिविजुअल यूनिट एक हाउस होल्ड। अब हम जब देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक हाउस होल्ड का डिमांड, वो जो 6 एलिमेंट है, सर्टेन प्राइस, सर्टेन प्लेस और सर्टेन टाइम पर किसी पार्टिकुलर गुड्स के लिए जो डिमांड है या जो इफेक्टिव डिजायर है, वो एक हाउस होल्ड का जो इफेक्टिव डिजायर है वो इंडिविजुअल डिमांड होगा। और इस तरह से एक मार्केट जो सर्टेन प्लेस की बात करते हैं तो उस मार्केट के अंदर जितने भी हाउस होल्ड्स होंगे उन सबके डिमांड को यदि हम ऐड कर दे, जोड़ दे, तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मान लीजिए हजारीबाग एक मार्केट है, तो उस मार्केट में एक हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख परिवार है, तो हर परिवार एक इंडिविजुअल यूनिट है, अलग अलग। अब मान लीजिए किसी चीज का पार्टिकुलर डिमांड की बात करें तो मान लीजिए स्नान करने वाली साबुन, बाथिंग सोप की बात करते हैं, तो किसी परिवार में हजारीबाग में यदि 1 लाख परिवार है तो एक ब्रांड का जो साबुन होगा उसका डिमांड अलग अलग होगा। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी परिवार में 4, किसी में 6, ऐसे अलग अलग परिवार उसके अलग अलग डिमांड करते हैं। तो वो क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड होगा। हर परिवार का उस साबुन का अलग अलग डिमांड है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी मार्केट में 3 ही हाउस होल्ड है, 3 परिवार है, तो एक में मान लीजिए 1 यूनिट डिमांड किया साबुन का, दूसरे परिवार में 3 यूनिट डिमांड है, तीसरे में 4 यूनिट डिमांड है।
तो इस तरह से मार्केट में यदि तीन ही है, 1, 3 और 4 अलग अलग डिमांड है, तो उनको हम जोड़ दे तो उस मार्केट में उस ब्रांड के साबुन का डिमांड टोटल यूनिट हो जाएगा 8। तो ये 8 यूनिट जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए डिमांड और मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, ऐसे दो टर्म्स होंगे। डिमांड फॉर ए गुड्स मेड बाय ए इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक व्यक्तिगत परिवार के द्वारा जो डिमांड बनाया जाता है एट ए पर्टिकुलर प्राइस टाइम एंड मार्केट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड और सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज मार्केट डिमांड। यहाँ डेफिनेशन के तौर पे लिखा है द सम ऑफ डिमांड मेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट वेरियस पॉसिबल प्राइस इज नोन एज मार्केट डिमांड। तो डिमांड ऐसे दो प्रकार के, इंडिविजुअल और मार्केट। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल हम किसको कहते हैं? तो डिमांड शेड्यूल मतलब शेड्यूल का हिंदी टेबल, तालिका। टेबल तो इंग्लिश शब्द ही है, तालिका, टेबल। तो जब हम किसी डिमांड को टेबलर प्रेजेंटेशन में करते हैं तो अब हम लोग उसको डिमांड शेड्यूल का नाम देंगे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? तो हम कह सकते हैं कि द टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड या द टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल डिमांड का टेबलर प्रेजेंटेशन है और डिमांड का मतलब मार्केट के डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर जो अलग अलग डिमांड है वो डिमांड है और उसका टेबलर प्रेजेंटेशन एक टाइम टेबल के रूप में उसको प्रेजेंट करना, ये डिमांड शेड्यूल है। क्योंकि डिमांड दो प्रकार का होगा इसलिए डिमांड शेड्यूल भी दो प्रकार का होगा। पहला होगा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि द टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब इंडिविजुअल डिमांड का जो टेबलर प्रेजेंटेशन होगा वो हम लोग कहेंगे कि इंडिविजुअल है। इसको हम लोग प्राइस इन रुपीज और क्वांटिटी डिमांडेड, अभी हम लोगों ने डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का अंतर देखा था, तो हम यहाँ डिमांड भी लिख सकते हैं लेकिन सही टर्म होगा क्वांटिटी डिमांडेड। मान लेते हैं इन यूनिट्स। तो मार्केट के डिफरेंट पॉसिबल, मान लीजिए प्राइस 10, 8, 5 ऐसा है, तो किसी वस्तु का 10 रुपए पर उस वस्तु का डिमांड यदि मान लीजिए 50 यूनिट है, 8 रुपए पर तो ये घटेगा, तो 50 से मान लीजिए घट के हो गया 40, 5 पर घट करके हो गया 20। तो इस तरह से जो एक शेड्यूल तैयार हुआ, टेबल तैयार हुआ कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर उस वस्तु का एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा जो डिमांड है उसका जो टेबलर प्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसके बाद दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड का जो टेबलर प्रेजेंटेशन होगा, तो मार्केट डिमांड में हम सबने देखा था कि मार्केट में जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइस के अलग अलग हाउस होल्ड के द्वारा जो डिमांड है, तो हम यहां पर एक टेबल दिखा सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर हाउस होल्ड्स। अब हम मान लेते हैं कि उस मार्केट में यदि 3 हाउस होल्ड्स हैं तो इन तीनों हाउस होल्ड्स का डिमांड मान लेते हैं ए, बी और सी। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि यही 3 डिमांड है, तो इन तीनों डिमांडों का जो मार्केट होगा इसको हम लोग सम कर दें तो मार्केट डिमांड हो जाएगा। इस तरह से एक परिवार में मार्केट में अलग अलग प्राइस पर हमने यही लेते हैं कि 10, 8, 5। तो इस प्रकार से मान लीजिए हाउस होल्ड ए का डिमांड 50, 40, 20, 40, 20, 10, 60, इसको कम कर ले हम लोग 20, 10, 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस टेबल में देख रहे हैं कि 10 रुपए पर उस वस्तु का हाउस होल्ड ए का डिमांड 50 यूनिट्स है, जबकि हाउस होल्ड बी उसको 40 यूनिट्स डिमांड करता है और हाउस होल्ड सी उसका
20 यूनिट्स डिमांड करता है, तो ये जो 3 हाउस मान लिया गया और इन तीनों का योग 50, 40 और 20, तो ये 110 यूनिट्स, तो ये मार्केट डिमांड हो गया। तो इस तरह से हम मार्केट के डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर जो उसका डिमांड है वो हम दिखा दें। तो यहाँ दिखाया गया कि एक ही मार्केट में ऐसे डिफरेंट पॉसिबल प्राइस हैं और उन डिफरेंट पॉसिबल प्राइसों पर अलग अलग परिवारों के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है उसका जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा वो जिसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया। अब हम लोग इसी के आधार पर देखेंगे कि डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व किसको कहते हैं? तो कर्व का मतलब हो गया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व क्या है? तो कर्व मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़े हैं, तो जो डाटा हमको दिया हुआ है उसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, तब वो डिमांड कर्व हो जाएगा। तो डिमांड चूंकि 2 प्रकार का होगा, इसलिए डिमांड कर्व भी 2 प्रकार का होगा। पहला हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व का डेफिनेशन क्या होगा? हम इंडिविजुअल डिमांड किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, या उसको कह दे शेड्यूल। डिमांड कर्व को जब हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। फिर डिमांड कर्व 2 प्रकार का हो जाएगा, इंडिविजुअल और मार्केट। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे कि द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इस मान लीजिए ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अब इसका यदि हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें, एक ग्राफ के रूप में इसको प्रेजेंट करें, हम यहाँ पे बिना इसके लिए हुए एक ग्राफ यदि इसका हम बनाएंगे, तो यहाँ पर प्राइस होगा और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये डेली डिमांड कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन आए, कर्व लाइन आए, जिस प्रकार से, तो इस तरह का एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आएगा। इसको हम लोग कहें कि इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है और इसलिए ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व के नाम से जाना जाएगा। फिर इसी तरह से दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, तो मार्केट डिमांड कर्व क्या है? तो उसी तरह से कि द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड और मार्केट डिमांड शेड्यूल इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व को जब हम बनाते हैं इस प्रकार से, इस टेबल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यदि हम करेंगे, तो यहां पर y एक्सिस पे प्राइस होगा, यहां जिस तरह से हमने लिया था क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अब यहाँ पे प्राइस और हाउस होल्ड ए इसका होगा, फिर प्राइस और हाउस होल्ड बी। तो हम लोग प्राइस और हाउस होल्ड ए का यदि हम ले, तो इस प्रकार मान लीजिए हमारा पहला डिमांड कर्व मिलता है ए। फिर हम यहाँ प्राइस है, तो प्राइस और हाउस होल्ड बी का डिमांड कर्व लिखा है, तो हो सकता है कि ये इस तरह से, फिर ये सी। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये डिमांड फॉर ए, डिमांड फॉर बी और डिमांड फॉर सी, ये तीनों हाउस होल्ड का अलग अलग डिमांड कर्व हो गया। और इन तीनों को ऐड करके जो हमारा मार्केट डिमांड आया, तो इस तरह का एक मार्केट डिमांड कर्व होगा, डीडी डिमांड कर्व। तो ये जो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। तो डिमांड क्या है, डिमांड के बारे में हम लोगों ने 2 चीजें देखा। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड में डिमांड और उसके इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व।